हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नर्वस सिस्टम। जैसा कि आपने लास्ट क्लास में देखा होगा कि हमने जो है ना फिजियो की टर्मिनोलॉजी और जो बेसिक चैप्टर था वो पढ़ा था। ओवरऑल एनाटॉमी की इसमें टर्मिनोलॉजी हमने देखी थी, क्या एनाटॉमी है, क्या फिजियोलॉजी है, किस प्रकार की प्लेन्स पाई जाती है, केविटी कौन कौन सी केविटी होती है। तो आई थिंक हमने इंट्रोडक्शन कल वहाँ डिस्कस कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो नर्वस सिस्टम, फर्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी के अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले यही चैप्टर हमने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि ये सारे चैप्टरों के अंदर बेसिक बेस आएगा कि ओवरऑल बॉडी के अंदर ही फैला हुआ है। तो किस प्रकार से इसमें वर्क करता है, नर्वस सिस्टम है क्या। हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि नर्वस सिस्टम मतलब कि क्या है नर्वस सिस्टम। तो इस डायग्राम के द्वारा मैं आपको पूरे ओवरऑल नर्वस सिस्टम को क्या करूँगा, एक ही डायग्राम के अंदर मैं डिस्कस मतलब आपको इंट्रोडक्शन करवा दूंगा। इमेजिनेशन करना, आपको इमेजिनेशन करना है, सॉरी। तो इसमें क्या होगा कि ये एक डायग्राम होगा तो आपकी माइंड में एक इमेज क्रिएट होगी, नर्वस सिस्टम है क्या, कैसे वर्क करता है, कहाँ कहाँ कैसे फैला हुआ रहता है। तो इस डायग्राम का मेन पर्पज यही है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो नर्वस सिस्टम क्या है। तो इसकी डेफिनेशन याद दी, सॉरी, इसकी दी हुई डेफिनेशन कि द नर्वस सिस्टम एसेंशियल द बॉडी इलेक्ट्रिक वायरिंग। तो बॉडी इलेक्ट्रिक वायरिंग इसलिए बोल रहा है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो नर्व होती है इस प्रकार से फैली हुई रहती है ओवरऑल बॉडी के अंदर, तो इसलिए इसको वायरिंग बोला गया है। तो इलेक्ट्रिक होती है, इसमें इम्पल्स चलती है, इसलिए इलेक्ट्रिक बोला गया। इलेक्ट्रिक वायरिंग इज कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स संरचना होती है। कलेक्शन ऑफ द नर्व है, नर्व का कलेक्शन होता है। स्पेशलाइज सेल्स नोन एज न्यूरॉन दैट ट्रांसमिट सिग्नल्स। और कुछ स्पेशलाइज सेल्स होती है जिसे बोलते हैं न्यूरॉन, हिंदी में होते तंत्रिका कोशिका बोल सकते हैं इसको। तो न्यूरॉन्स होती है, वो स्पेशलाइज सेल्स होती है। इसमें क्या होता है कि सिग्नल्स का क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। तो न्यूरॉन से ट्रांसमिट करती है बिटवीन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब मान लो कि ये ब्रेन है और यहाँ पर कुछ भी क्या हुआ कि स्टिमुलस लगा, तो यहाँ से इस पार्ट से यहाँ तक क्या करेगी, ये ट्रांसमिट का न्यूरॉन का काम है उसको ट्रांसमिट करना, इसलिए बोला कि पार्ट। तो डिफरेंट पार्ट्स के बीच में होता है। तो वर्टिबर वो जो वर्टिब्रेट्स होती है जैसे एनिमल विथ बैकबोन, जो हमारी जो वर्टिब्रेट्स में देखते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड जो बैकबोन से होकर निकलता है, जो स्पाइनल कॉर्ड इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी होती है। तो बीच से क्या होता है, इसके अंदर एक होलो स्पेस होता है, यहाँ से क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। फिर ऐसे ऐसे पूरी बॉडी के अंदर ही फैला हुआ रहता है कि लेयर जो इसके अंदर स्तर दिए रहते हैं वहाँ से निकल के ओवरऑल बॉडी में जाता है। ये लिम्फ में, नीचे वाले में, ये अपर लिम्फ में चला जाएगा, ब्रेन हो गया। तो ये जिस प्रकार दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ से निकलेगा ये स्पाइनल हो गया। तो स्पाइनल कॉर्ड है सेंट्रल पेरिफेरल नर्व न्यूरल सिस्टम। अब सबसे पहले आप इस डायग्राम के अंदर देखना, हम यही पढ़ेंगे कि इसके अंदर दिया रहता है कि जैसे कि हमारा नर्व सिस्टम की बात करता हूँ। नर्व सिस्टम होता है, वो बोलते दो प्रकार का होता है, सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है और एक होता है पीएनएस होता है। अब इसके अंदर सेंट्रल के अंदर हम पढ़ते हैं ब्रेन पढ़ते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आगे सारा लिखा हुआ है आई थिंक। तो इसमें सेंट्रल की, सॉरी, इसमें ब्रेन पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे, इसके अंदर हम फिर से एएनएस पढ़ेंगे, फिर इसके अंदर हम पढ़ेंगे जो ये पेरिफेरल नर्व सिस्टम होता है इसका, इसकी बात करते हैं। सोमेटिक हो गया, एसएनएस बोल देंगे इस प्रकार से। तो इस सारा का सारा हम ये ओवरऑल पढ़ेंगे, लेकिन इस डायग्राम के अंदर मैं आपको सारा समझाऊंगा किस प्रकार से दिया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, ज़्यादा डिले नहीं करेंगे क्योंकि आगे टर्मिनोलॉजी बहुत है, इंट्रोडक्शन चैप्टर है। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीट कर लोगे तो नर्व सिस्टम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप आगे के लेक्चर में इन सारी चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है। सेंट्रल में आता है ब्रेन, मतलब सेंट्रल इसलिए बोला गया एकदम बीचों बीच है इसलिए। तो इसमें हो गया ब्रेन आएगा और स्पाइनल कॉर्ड आएगा, दो ही चीज़ होती है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड आता है सेंट्रल नर्व सिस्टम में। तो सेंट्रल नर्व सिस्टम आर दैट कनेक्टेड द ब्रेन टू द आईज और माउथ, ईयर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द हेड। अब इसलिए बोला सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर इस यहाँ हेड हो गया, ईयर हो गया, इस प्रकार पूरे के पूरे पार्ट्स होते हैं इसमें कनेक्टेड रहते हैं इस प्रकार से। अब इसके अंदर बात करें सर्वाइकल नर्व, यहाँ से भी कुछ नर्व निकलती है। थोरेसिक नर्व होती है, थोरेसिक रीजन में नर्व निकलती है। फिर लंबार में हो गई, फिर सेक्रल नर्व हो गई, इस प्रकार से निकल के लिम्फ पे चली जाती है। तो सॉरी, तो इसको बोलेंगे हम पेरिफेरल नर्व सिस्टम होती है। अब पेरिफेरल नर्व सिस्टम मतलब परी जो इसमें लिम्फ्स को बोलते हैं, पेरिफेरल मतलब लिम्फ्स में हो गई। तो लिम्फ्स के अंदर जितनी भी होगी ना, ये वाली और जैसे इसके अंदर दी गई पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंतर्गत आती है। कंसिस्ट ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स, गेंगलिया, क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स को बोलते हैं गेंगलिया, एंड द नर्व है दैट सॉरी क्या है कॉन्टेक्ट द सेंट्रल नर्व सिस्टम टू आर्म, हेड, लेग्स, फीट होती है। तो पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर हो गया, आर्म हो गई, लेग हो गई, सारे के सारे इसमें कनेक्टेड रहते हैं। फिर बात करते हैं वो ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम की बात करता हूँ। ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम होता है, इसके अंदर मैं बात करूँ तो
इसमें क्या हो कि आर नर्व दैट कनेक्ट द सेंट्रल नर्व सिस्टम, जो सेंट्रल नर्व सिस्टम को कनेक्ट करता है, और सिस्टम टू लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ब्लैडर, सेक्स ऑर्गन्स हो गए। ये आते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटो का मतलब होता है, आपने सुना होगा एनस। ऑटो का मतलब हिंदी में बोलते हैं काय। काय मतलब शरीर, तो हिंदी में इसलिए बोले इसको ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बोलते हैं। अब मैं बात करता हूँ जो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमने अभी देखा कि वही बात है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम था इंटीग्रेटेड एंड क्या है, कॉमन। हाँ, कॉमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम बॉडी कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये इसके अंदर आते हैं। मैंने अभी बताया कि इसमें रेटिना की बड़ा पार्ट भी आता है, रेटिना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ये ब्रेन के अंदर ही रेटिना वाला स्पेस होता है, इसलिए हम ब्रेन को इंक्लूड करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, ये दो होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसके बाद में बात करता हूँ, ये इसको बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है जिसके अंदर क्या होता है कि काय जो बीच के अंदर इतने जो लंग्स हो गया, स्टमक हो गया, पेंक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, सेक्स ऑर्गन हो गए, ये सारे के सारे आएंगे जो इसके अंदर पड़ा। अब पेरिफेरल के अंदर हो गए जो पेरिफेरल मतलब लिम्स होते हैं, सारे लिम्स, आर्म्स, ये सारी की सारी आएंगी। तो इस डायग्राम से आप समझ गए होंगे। अब मैं आगे चलता हूँ। सॉरी इसको, अब मैं बात करता हूँ, कुछ फैक्ट्स की बात करता हूँ जो आपको यहाँ समझाऊंगा। तो इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, अमेजिंग फैक्ट्स मैंने कुछ लिख के लाया हूँ मैं। तो डू यू नो यू ब्रेन हैज़ अबाउट 86 मिलियन न्यूरॉन्स होती है। तो क्या ये इसमें बोल रहा है कि आपको पता है कि हमारी बॉडी में 86 बिलियन नर्व पाई जाती है। तो ये मतलब ये चीज़ आपको याद रखनी है, पता होनी चाहिए। फिर दूसरी बात करता था, नर्व सिस्टम कैन ट्रांसमिट सिग्नल एट द और 300 किलोमीटर पर आवर। तो ये चीज़ तो कितनी इंपॉर्टेंट है कि 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या होता है कि इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है, और 86 मिलियन न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ, सॉरी, इवन वाइल यू आर स्लीपिंग, जब हम सोते हैं तो योर ब्रेन रिमेन एक्टिव। तो इसमें बोला गया कि हम तो जब सोते रहते हैं लेकिन हमारा ब्रेन हमेशा एक्टिव रहता है। भी एक फैक्ट है, मतलब फैक्चुअल बातें कर रहा हूँ यहाँ। द नर्व सिस्टम इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, ये बात है कि कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, जो हमारा जो CNS होता है यही हमारी बॉडी का क्या होता है, कंट्रोल करता है ओवरऑल बॉडी को। ये अगर नहीं है तो हमारी बॉडी का कोई औचित्य नहीं है। इसके बिना हमारी बॉडी ना तो मूवमेंट कर सकती, ना इमोशनल, मतलब कुछ भी नहीं कर सकती। एक प्रकार से कोमा या डेथ पर्सन के समान होती है। इसके बाद बात करता हूँ, इट हेल्प द बॉडी फील्स, मूव, थिंक, ये सारी की सारी रिएक्शन, ये सारी की सारी क्या होती है, हमारे CNS में जो ब्रेन होते हैं, ब्रेन से कन्वर्ट होती है, मतलब चलती है। इट सेंड्स मैसेज बिटवीन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और बॉडी। तो ये जो नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स होती है क्या करती है, ब्रेन से स्पाइनल कोड से बॉडी के अंदर क्या होता है, सिग्नल्स को पहुंचाने का काम करती है। तो आई थिंक यहाँ तक आप समझ में आ गया है। इसका एग्जांपल दिया गया कि व्हेन यू टच सम टाइम हॉट या योर हेड तो पुश अवे क्विकली एंड दैट योर नर्वस सिस्टम एट वर्क। तो जैसे कि कोई भी हम गर्म चीज़ को क्या करते हैं, जब हाथ लगाते हैं ना, तो इसमें क्या करते हैं, अगर वो गर्म है तो हमारी जो स्किन होती है वो क्या करती है, इस चीज़ को सेंस करती है, और यहाँ की जो सेल्स होती हैं वहाँ से क्या होती है, जो इम्पल्स ट्रांसमिट होगी हमारे पास ब्रेन में जाती है सेंसरी नर्व द्वारा। और वहाँ से क्या होता है, उस जो सेंसरी नर्व द्वारा जो क्या सिग्नल आया उसको क्या करते हैं, इंटरमीडिएट करते हैं, मतलब इसका डिसीजन मेकिंग करते हैं, और वापस सिग्नल भेजते हैं मोटर न्यूरॉन के द्वारा, और बोलते हैं कि वहाँ से हाथ हटाओ। ये सारा का सारा क्विक, मतलब फ्यू सेकेंड्स में होता है, क्योंकि इतनी की स्पीड से चलता है इम्पल्स, इसलिए पता नहीं चलता है कि जैसे तुरंत हाथ लगा दे हटा देती है, इसलिए होता है। तो यहाँ तक समझ गए। आगे बात करता हूँ मैं, जो हमारा इस ब्रेन की स्ट्रक्चर दी गई है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल से, लेकिन मैं यहाँ आपको इस थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ जो ब्रेन स्टेम होता है। ब्रेन स्टेम जो यहाँ से बीच से निकलता है, ब्रेन स्टेम के अंदर सबसे पहला नीचे वाला भाग होता है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड हमारी बॉडी में नीचे तक क्या रहता है, फैला हुआ रहता है। इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं ब्रेन स्टेम के अंदर आता है। एक तो क्या होता है, मेडुला आता है, एक सेकेंड वन होता है पोन्स आता है, और ये थर्ड होता है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन, ये मतलब इतने पार्ट इसके अंदर आते हैं ब्रेन स्टेम के अंदर। आपको पूछे तो ये चीज़ें याद रखनी है कौन कौन से पार्ट इंक्लूड है। एक होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम ब्रेन के पीछे की तरफ ये लीफ के समान स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं सेरिबेलम। और इसको बोलते हैं जो कोर्टेक्स, सेरिब्रल कोर्टेक्स होता है। सेरिब्रल सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, तो सेरिब्रल कोर्टेक्स, तो आउटर पार्ट को कोर्टेक्स कहते हैं, तो सेरिब्रल कोर्टेक्स हो गया। फिर जो इस प्रकार से दिया गया है ये पिंक कलर, इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम होता है हमारे ब्रेन को क्या कहता है, ब्रेन में 2 लूप होते हैं, दोनों लूप के जो डीप डीप से बीच से जोड़ता है, मतलब ये, मतलब ये ब्रेन है, आधा जो ब्रेन ये दिया हुआ है ना, ऐसा ही सेम का सेम इसके सामने होता है। तो ये जो पिंक वाली स्ट्रक्चर होती है इसको जोड़ के रखती है, मतलब ये हमारे
ब्रेन की क्या होती है, दो लोब होती हैं, तो बीच में जो कार्पस कैलोसम इस प्रकार से होता है, इनको अटैच रखता है, तो दोनों के दोनों अटैच रहते हैं कार्पस कैलोसम के द्वारा, इसको ये बोलते हैं। अब तीसरी बात करता हूँ कि जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस के नीचे होता है क्या, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हो गया। अब हाइपोथैलेमस के नीचे फिर एक ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी ब्रेन के अंदर, आप अगर डिसेक्शन देखना गूगल पे सर्च करना तो आपको दिखाई देगी, इसको बोलते हैं हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस क्या होता है, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी को, इसमें सॉरी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है हिपोकैम्पस, इसका एक फंक्शन है, याद रखना है। फिर एक नीचे होती है, पी के समान होती है, मटर के दाने के समान, उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, और होता है ब्रेन स्टेम। तो ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, तो इसमें मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़े से। ये ब्रेन स्टेम होता है, इसका मिड ब्रेन हो गया, फिर ये सेरिब्रल हो गया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स हो गया। तो आई थिंक जो हम डिसेक्शन करें, ये सेजाइटल क्या कट लगाया हुआ ब्रेन की, उसकी क्या लेबलिंग की गई है। इसके बाद मैं बात करता हूँ आगे, एक मिनट, नर्व सिस्टम। ये मैंने आपको अभी 5-6 मिनट पहले पूरा एक्सप्लेन किया था, टेबल फॉर्म में दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से यहाँ समझ सकते हो कि क्या चीज़ है। नर्व सिस्टम में आता है, पहला होता है सेंट्रल नर्व सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्व सिस्टम, पीएनएस, मैंने भी आपको बताया। सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर आता है एक तो ब्रेन आता है, दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड आता है। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, कनेक्ट ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्व सिस्टम। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, जो हमारे जैसे कि ये वाला स्पाइनल कॉर्ड यहाँ है, तो ये इस ब्रेन को और ये पेरिफेरल नर्व सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए बीच में यही आता है, तो कनेक्शन बनाए रखता है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ पेरिफेरल नर्व सिस्टम होता है। जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम होता है, इसके अंदर कहता है कैरी मैसेज टू एंड फ्रॉम द सीएनएस। ये क्या करता है, कैरी करता है, ये जो मैसेज को क्या करता है, पेरिफेरल से क्या करता है, सीएनएस तक वो मतलब इम्पल्स को जनरेट मतलब ट्रांसमिट करता है। तो इसके अंदर होता है, दो होता है, सोमेटिक और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, मैंने अभी बताया। सोमेटिक का मतलब होता है काय, मतलब बॉडी बीच का। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की भी बात की थी हमने। अब सोमेटिक का मतलब काय हो गया, तो कंट्रोल वॉलेंट्री मोमेंट्स होते हैं, जो वॉलेंट्री मसल्स होती है ना, उनके मोमेंट को कंट्रोल करने के लिए सोमेटिक होता है। जैसे मैं हाथ ऊपर कर रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ, तो ये क्या है, मेरे वॉलेंट्री मोमेंट्स है, ये मेरे कंट्रोल में तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम के एसएनएस के अकॉर्डिंग आते हैं। एंड ट्रांसमिट सेंसरी इन्फॉर्मेशन टू द सीएनएस। और ये क्या होता है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है, उनको ट्रांसमिट करता है कि मतलब कोई भी हमारी जो मतलब मेरे हाथ में मैंने गर्म तवे पर या कुछ भी गर्म पर हाथ रखा, तो मैं तुरंत उठाऊंगा उसको, तो वहाँ से सेंसरी जो सेल्स होती है, रिसेप्टर होते हैं, वहाँ से सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा जो इम्पल्स होती है वो सीएनएस तक जाती है, तो इसी के थ्रू जाती है। दूसरा होता है ऑटोमिक नर्वस सिस्टम, कंट्रोल इनवॉलेंट्री बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो इनवॉलेंट्री होता है जैसे कि हमारी बॉडी में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते हैं, तो मैंने अभी बताया था कि ऑटोनोमस के अंदर बीच में लंग्स है, रेस्पिरेटरी है, इंटेस्टाइन है, स्टमक है, इनके सारे की सारी जो फिजियोलॉजी है ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है, तो ये आती है एएनएस के अंतर्गत आती है। फिर एएनएस को हम दो भागों में बांटे हैं, फिर से सिंपेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपेटिक होता है अराउजल बॉडी टू एक्सपेंड एनर्जी, तो एनर्जी के लिए होता है फ्लाइट, जैसे कि कोई भी डर डर या भय की जो स्थिति होती है, इसमें क्या होता है, हम या तो लड़ते हैं, मान लो कि हमारे पीछे कोई कुत्ता भाग रहा है, शेर भाग रहा है, तो हम वहाँ से भागेंगे, एक एक प्रकार से हमें डर लगेगा, तो उस टाइम हमें हमारे शरीर में जो एनर्जी आएगी वो इसी के कारण आएगी। एक होता है पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम, होता है काम होता है बॉडी टू टू कन्वर्ट एंड मेंटेन एनर्जी, तो ये एनर्जी को मेंटेन रखता है, आई थिंक काम होता है ये, मतलब नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये वर्क करता है, तो आई थिंक ये समझ गए। तीसरा था इंटेरिक डिवीजन होता है, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो आई थिंक मैं आप आगे बढ़ता हूँ कि कॉमन टर्मिनोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम की बात करता हूँ। जो कॉमन टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे इनकी, इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी आएंगी, तो इसके अंदर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है, यहाँ एक न्यूरॉन टर्मिनोलॉजी दी गई है, न्यूरॉन के बारे में यहाँ दिया गया। तो न्यूरॉन क्या है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जैसे कि जो किडनी की होती है, नेफ्रॉन होती है, इसी प्रकार नर्वस सिस्टम के अंदर जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारी, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, सॉरी एक मिनट माफ करिए इसका नाम, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है ऑफ नर्व सिस्टम दैट ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स होता है, नर्व इम्पल्स को क्या होती है, ट्रांसमिट करती है। दूसरी तो न्यूरोग्लिया जो ग्लियल सेल्स होती है, ये मैं टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, आगे काम आएगी पूरी की पूरी। ये जो होता है सपोर्टिंग सेल्स होती है, जो न्यूरॉन्स की सपोर्टिंग सेल्स को हम गैंग्लिया बोलते हैं। क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है, गुच्छा होता है एक प्रकार से, तो प्रोवाइड प्रोटेक्शन करता है, न्यूट्रिशन एंड इंसुलेशन, मतलब हीट को मतलब इंसुलेटर का रूप में भी काम करता है। तीसरा होता है एक्सोन।
एक्सोन अभी आएगा, हम भी पढ़ेंगे इसके अंदर। तो मैं इसके अंदर न्यूरोन क्या बता दिया आपका। अब होता है एक्सोन। एक्सोन क्या होता है कि एक्सोन में होता है लॉन्ग प्रोसेस ऑफ द न्यूरॉन। तो लॉन्ग प्रोसेस ऑफ द न्यूरॉन होता है इसमें। हम जो न्यूरॉन सेल पढ़ेंगे इसके अंदर ये हो गया, और इसके अंदर डेंड्राइट्स हो गए आगे। तो ये बीच वाला पोर्शन होता है लॉन्ग प्रोसेस बोलते हैं इसको, लॉन्ग प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन दैट कैरी इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो ये इस प्रकार से हो गए, इस टर्मिनल से सिनेप्स हो गए, ये डेंड्राइट्स हो गए। तो वापस बनाता हूँ। तो इस प्रकार से जो बॉडी का बीच का पार्ट होता है, तो यहाँ से इम्पल्स का ट्रांसमिशन इस डायरेक्शन में होता है, तो बॉडी से अवे होता है, मतलब दूर होता है। इस प्रकार से दूसरी में जाएगा, दूसरी तीसरी में, इस प्रकार से न्यूरॉन का ट्रांसमिशन चलता रहेगा। अब आता है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स की मैं बात करता हूँ, मार्कर में डेंड्राइट्स के बारे में बताऊँ तो डेंड्राइट्स जैसे कि ये सेल बॉडी होती है, यहाँ एक्सोन हो गया, ये डेंड्राइट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, रिसीवर का रूप में काम करते हैं, कि किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। ये शॉर्ट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, मतलब यहाँ सेल बॉडी के बहुत सारे ब्रांच के रूप में लगे हुए रहते हैं। तो ब्रांच प्रोसेस दैट रिसीव इम्पल्स, ये इम्पल्स को क्या करते हैं, रिसीव करने का काम करते हैं, रिसीव इम्पल्स करते हैं टुवर्ड द सेल्स बॉडी, और बॉडी की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार से मैं अभी आपको इसमें डायरेक्शन भी बताऊँगा, आगे एक डायग्राम दिया गया है उसमें। फिर बात करता हूँ मैं सिनेप्स की, कि सिनेप्स क्या होता है। ये जंक्शन होता है बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। अब जैसे कि मैंने ये सेल बॉडी बनाई, यहाँ से एक्सोन हो गया, एक्सोन से सिनेप्स निकल गई, सिनेप्स के जो एंड पॉइंट है एक दूसरी न्यूरॉन यहाँ होगी, इसके क्या होंगे, डेंड्राइट्स निकले रहेंगे, एक्सोन निकलेगी। तो इन दोनों के बीच का जो जंक्शन होता है, ये वाला जंक्शन, इस जंक्शन को ही हम कहते हैं सिनेप्स। ठीक है। तो सिनेप्स का मतलब होता है जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स वेयर ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स, जहाँ ट्रांसमिट हो रही है इम्पल्स का क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है। तो इस प्रकार से हो गया। अब न्यूरोट्रांसमीटर, अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है ये भी हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ में न्यूरोट्रांसमीटर बता दें। न्यूरोट्रांसमीटर एक प्रकार का क्या होता है, केमिकल फॉर्म होती है, जिसमें क्या होता है कि इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है, कि वहाँ से जो प्री सिनेप्टिक नोब और पोस्ट सिनेप्टिक नोब होती है, वहाँ से प्री से क्या होता है कि ये इम्पल्स को क्या करेगा, वहाँ से कैरी करेगा, और उस केमिकल के द्वारा वो पोस्ट के पास उसकी सेल मेम्ब्रेन तक लाएगा, और वहाँ लाकर इम्पल्स को छोड़ेगा। तो ये बोलते हैं एक केमिकल होता है, एक प्रकार से केमिकल सब्सटेंस होते हैं, रिलीज होते हैं बाई सिनेप्सिस, जो एंड पॉइंट होता है ना उसका सिनेप्स का, यहाँ से क्या होता है रिलीज होते हैं। रिलीज होकर जो डेंड्राइट्स की जो लेयर होती है वो यहाँ तक ले जाने का काम करता है। न्यूरोट्रांसमीटर एक प्रकार का केमिकल होता है। तो सिनेप्स ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स, एग्जाम्पल हो गया एसिटोकोलाइन हो गया और डोपामिन हो गया। ये दो क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। और भी होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव का इफेक्ट रहता है, कि किसी में क्या करता है कि बढ़ाता है इम्पल्स की स्पीड को, बढ़ाता है, कोई करते कम करते हैं, कोई करते दोनों काम करते हैं। तो आई थिंक ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। इसके बाद बात करता हूँ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ होता है ये एक्सोन की जो सेल्स होती है उनके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, इसको माइलिन शीथ कहते हैं। जो फैटी कवरिंग होती है, फैट से मिलकर बनी होती है अराउंड द एक्सोन्स, इंक्रीज स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स। अब ये इसलिए होती है, अब आगे एक डायग्राम, आगे सारी की सारी बातें आपको बताऊंगा इसके अंदर। ये टर्मिनोलॉजी है ताकि आगे आपको क्या की उस जो डायग्राम बताऊंगा तो ईजी हो जाएगा। तो एक्सोन सेल्स होती है इसमें, तो इसके ऊपर क्या पाई जाती है, कवरिंग पाई जाती है इस प्रकार से। ये फैटी होती है, फैटी एसिड, फैटी जो फैट से मिलकर बनी होती है, तो इसलिए कहते हैं इंसुलेटर के रूप में काम करती है। तो इंसुलेटर के ऊपर क्या होगी कि कोई भी इम्पल्स क्या होगा, मूव नहीं करेगा, तो वो एक जंपिंग फॉर्म में मूव करेगा, तो इसलिए जंपिंग करेगा तो फास्ट क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। अगर इसके अंदर से जाता तो बीच में कई कई प्रकार के क्या होता है डिस्टर्बेंस होते हैं, फिर ये इम्पल्स क्या ज़्यादा स्लो होती है। अब लेकिन इसके चारों ओर कवरिंग फैटी है, फैट की कवरिंग है, तो ये इम्पल्स इस प्रकार से क्या होगी, जंपिंग फॉर्म में मूवमेंट करती हुई फास्ट करेगी। तो ये बोल रहे हैं कि माइलिन शीथ कवरिंग अराउंड द एक्सोन्स इंक्रीज स्पीड बढ़ा देगी नर्व इम्पल्स की। अब नोड ऑफ रेनवियर की बात करता हूँ। नोड ऑफ रेनवियर यही बात है कि जो इसमें इस प्रकार से जो एक्सोन सेल्स होती है ना, एक्सोन सेल्स, इसमें एक्सोन सेल्स के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। अब इसमें दिया हुआ गैप्स इन द माइलिन शीथ दैट हेल्प इन फास्ट कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। अब मैंने अभी ये डायग्राम बनाया था पूरा एक बार, लेकिन आगे आएगा उसमें बताऊंगा। ये तो क्या है कि मैं ये पॉइंट वाला इरेजर इसमें यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ से इम्पल्स यहाँ तक आएगी, इस रेन्यू नोड से इस रेन्यू नोड से तो क्या होता है, गैप्स होता है माइलिन शीथ के बीच में। अब तीसरी बात करता हूँ मैं आगे, सेंट्रल नर्व सिस्टम क्या होता है, कि ये भी एक टर्मिनोलॉजी के अंदर आता है कि सीएनएस, मैंने अभी बताया आपको, कंसिस्ट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है इसके अंदर। इसी प्रकार आगे बात करता हूँ कि पेरिफेरल नर्व सिस्टम क्या होता है, पीएनएस की बात करता हूँ। तो पीएनएस में क्या होता है, ऑल नर्व आउटसाइड सीएनएस के जो सीएनएस के अलावा जितनी भी बाहर वाली जो नर्व होती है वो क्या कहलाती है, पीएनएस कहलाती है। तो पीएनएस में आता है क्रेनियल और स्पाइनल नर्व आती है। तो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व भी मैं आगे बताऊँगा, इसमें जस्ट आगे आएगी थोड़ी सी देर, वेट कीजिए आप।
इसके बाद मैं बात करता हूँ नर्व क्या चीज़ होती है। नर्व, अभी नर्व के बारे में बात करेंगे। तो टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान में रखनी है। बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स। अब जैसे कि बहुत सारी नर्व फाइबर्स होते हैं, इसके बंडल को इसको बोलते हैं नर्व है, ठीक है। तो बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स तो एक्सोन कहलाता है। अब मैं बात करता हूँ कि जो ये डेंड्राइट सेल्स थी, इसके अंदर ये बीच में सेल से मिलकर बना बहुत सारे इसके अंदर फाइबर्स है। तो ये पूरा का पूरा एक्सोन है ना, ये क्या है, नर्व कहलाती है। एनक्लोज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से क्या होती है, घिरी रहती है। इसके बाद आगे बात करूँगा सेंसरी, मोटार और मिक्स। ये तीन प्रकार के नर्व के फंक्शंस देखने को मिलेंगे इसके अंदर। की सेंसरी क्या है, तो टाइप्स बताऊंगा कि कितने टाइप का, मतलब किस प्रकार से क्या होता है कि सेंसरी में क्या होता है, मोटार में क्या होता है, ये इसमें मिक्स में क्या होता है, कि किस प्रकार से नर्व का इम्पल्स किस डायरेक्शन में कैसे कैसे होती है। तो मैं सबसे पहले इसमें एक डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एक मिनट, एक कॉल आ रहा है बीच में। अब मैं बताता हूँ कि जैसे कि रफली एक डायग्राम बनाता हूँ, सॉरी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस प्रकार से ब्रेन हो गया, ब्रेन से हमारी पेरिफेरल हो गई, इस प्रकार ये दिए गए। तो यहाँ से मैं अब एक, जैसे कि यहाँ से कोई इम्पल्स लगा कि कोई ऑब्जेक्ट था, यहाँ किसी चीज़ को मैंने टच किया, गर्म है, हॉट हॉट चीज़ है, ठीक है। इसको मैंने जैसे टच करूँगा ना, तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो टच करते यहाँ से क्या होगी कि ये इम्पल्स आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से जो से रिसेप्टर्स इसको रिसीव करेंगे और ये हमारी बॉडी के अंदर से करके ब्रेन के पास, सीएनएस के पास भेजेंगे। तो ये वाली होगी सेंसरी। और उसके बाद ये जो दूसरी यहाँ से सेंसरी, तो ये हो गई। फिर यहाँ से क्या होगा, वापस इसका क्या होगा कि रिस्पॉन्स आएगा इसके द्वारा, मोटर न्यूरॉन के द्वारा। तो ये चीज़ है मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन वापस इसकी तरफ आएगा, इससे दूर जाएगा, इस ऑब्जेक्ट से दूर की तरफ जा रहा है और ब्रेन की तरफ जा रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ दी गई है, मैं आपको समझाता हूँ। तो मैं बात करता हूँ कि सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होती हैं। थोड़ा इसका हाइलाइटर का कलर चेंज हो गया, येलो कर लेते हैं वापस, है ना। ये सेंसरी की बात करता हूँ मैं। सेंसरी तो एफरेंट होता है नर्व की, इसमें थोड़ा, हाँ, कैरी इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस। मैंने भी बताया ये रिसेप्टर था, यहाँ से सीएनएस जाएगा। तो एफरेंट हो गया, और एफरेंट मतलब दूर, इससे वापस दूर जाना। एफरेंट हो गया, एफरेंट मतलब पास की ओर जा रहा है, सीएनएस की तरफ। तो कैरी इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस। तो एफरेंट का मतलब होता है पास की ओर जाना, और एफरेंट मतलब दूर की ओर जाना। दूसरी होती है मोटर, इसका मोटर का दूसरा नाम है, तो मोटर न्यूरॉन का एफरेंट नर्व भी कहते हैं। कैरी इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू मसल्स ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं कि मसल्स ग्लैंड के पास इसके अंदर क्या होगा कि इम्पल्स इस प्रकार से वापस रिस्पॉन्स आएगा। तो आई थिंक ये भी समझ गए होंगे आप। आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए और समझ में आएगा। मैं टर्मिनोलॉजी पहले ही बता देता हूँ ताकि आगे क्या हो कि पढ़े तब आसानी रहे। एक होती है मिक्स नर्व। मिक्स नर्व क्या करती है कि मिक्स नर्व में होता है कंटेन बोथ सेंसरी और मोटार फाइबर। जो नी जरक रिफ्लेक्स आपने पढ़ा होगा एक डायग्राम है 12th क्लास के अंदर। नी जरक रिफ्लेक्स में क्या होता है कि जैसे कि हम उस हमर से मारते हैं, कोई भी क्या होती है स्टिमुलस मिलता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि पहले सेंसरी वो वहाँ से रिसेप्टर से वो मतलब स्टिमुलस रिसीव होगा, उसके बाद ब्रेन पास जाएगा, फिर ट्रांसमिट इंटरमीडिएट होगा, वापस आएगा। तो सारे के सारे काम हो रहा है मिक्स के अंदर। तो इसमें बोलते हैं कंटेंट बहुत सेंसरी और मोटार दोनों फंक्शन करती है वो। आगे बात करता हूँ मैं क्रेनियल नर्व, जो अभी मैंने बताया कि आपने जो पीएनएस जो पढ़ा था ना, ये रहा क्रेनियल स्पाइनल नर्व की बात की थी। तो मैं यहाँ आपको डिटेल से बताता हूँ अभी क्या होता है क्रेनियल। क्रेनियल नर्व होती है 12 पेयर अराइज फ्रॉम द ब्रेन। ये हमारे ब्रेन से क्या होती है कि ब्रेन से निकलती है, 12 जोड़ी होती है, 12 पेयर होती है। आपने पढ़ा होगा ऑप्टिक की अलग होती है, ओल फैक्ट्री अलग होती है, इस प्रकार से 12 होती है, जो हम आगे इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे डिटेल से। 12 पेयर होती है। और स्पाइनल नर्व होती है 31 पेयर होती है, जो हमारा स्पाइनल कोड होता है इससे निकलती है 31 पेयर, इस प्रकार से। इनको बोलते हैं 31 पेयर अराइज फ्रॉम स्पाइनल। तो स्पाइनल नर्व से अराइज मतलब उत्पन्न होती है, वो ब्रेन से उत्पन्न होती है, बस इतना ही। ये ब्रेन से निकलती है, राइजिंग फ्रॉम ब्रेन से निकलती है, राइजिंग होती है स्पाइनल कोड से। ये और ये 12 पेयर होती है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब बात करता हूँ इफेक्टर। इफेक्टर क्या होता है, और एक होता है रिसेप्टर। रिसेप्टर होता है रिसीव करता है, इसके अंदर मैं इफेक्टर बताता हूँ, ऑर्गन दैट प्रोड्यूस रिस्पॉन्स। इफेक्टर वो होता है जो क्या करता है कि रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। टाइप ऑफ इफेक्टर्स की बात करता हूँ, मसल्स भी कर सकती है, ग्लैंड भी कर सकती है।
अब जो इफेक्टर होते हैं, इफेक्ट जो कोई भी ऑर्गन जो इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं इफेक्टर बोलते हैं। और जो रिसीवर की बात करता हूँ कि कोई भी स्टिमुलस को रिसीव करने वाला ऑर्गन तो रिसीवर कहलाता है। अब इफेक्टर की बात करता हूँ, प्रोड्यूस रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स करेंगे, मान लो कि कोई मैंने यहाँ कोई गर्म चीज़ टच की, मैं गर्म चीज़ का इसलिए एग्जांपल ले रहा हूँ कि डेली लाइफ में हम देखते हैं इस प्रकार से। तो मैं इसको मसल्स को क्या करूँ, गर्म चीज़ टच करूँगा तो उस मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन इस प्रकार से होगा कि वो उस चीज़ से दूर हट जाए, तो उसका एक डिफेंस मैकेनिज्म है कॉन्ट्रैक्शन करना। अब ग्लैंड है, ग्लैंड में कहता है सिक्रेशन होता है। अब मान लो कोई भी प्रकार की एलर्जी हुई तो अब वो रिस्पॉन्स नर्व के द्वारा तो मतलब सिग्नल तो पहुंच गए कि यहाँ एलर्जी हो रही, तो उससे बचाने के लिए ब्रेन क्या करेगा, ऐसे हार्मोन का सिक्रेशन करवाएगा ताकि वो एलर्जी कम हो जाए या मिट जाए, पूरी ख़त्म हो जाए। तो वो भी एक रिस्पॉन्स है, तो वो बोलते हैं इफेक्टर्स कहलाते हैं। जो ऑर्गेनिज का क्या करते हैं, रिस्पॉन्स पैदा करते हैं, वो कहलाते हैं इफेक्टर्स। अब जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, मसल्स हो गई, ग्लैंड्स हो गई, इफेक्टर्स हैं। आगे मैं बात करता हूँ रिस्पॉन्स। अब ये रिस्पॉन्स भी यही चीज़ मैं बता दी मैंने आपको। एक्शन प्रोड्यूस बाय इफेक्टर आफ्टर रिसीविंग इम्पल्स, ये बात यहाँ बोल रहा है। थोड़ा ये वो सॉरी ओवरलैपिंग हो गया नीचे ना, जो सही करेंगे। इसमें बोल रहा है एक्शन प्रोड्यूस बाय इफेक्टर आफ्टर रिसीविंग द इम्पल्स हो गया। एग्जाम्पल विड्रॉल, मैं थोड़ा इसको मूव करता हूँ। वो रह तो नहीं गया ना, ऊपर नहीं रहा, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, क्या कर देते हैं इसको, ठीक है। अब सही है ना। रिस्पॉन्स हो गया एक्शन प्रोड्यूस। अब एक्शन कोई स्टिमुलस है उसके प्रति एक्शन आ रहा है, वो क्या आता है, रिस्पॉन्स कहलाता है। भाई इफेक्टर, इफेक्टर के द्वारा होता है ना, मसल कॉन्ट्रेक्शन कर रही है तो कॉन्ट्रेक्शन करना क्या है, जो उस ऑर्गन के द्वारा इफेक्टर है, जो ऑर्गन इफेक्ट होता है वो इफेक्टर कहलाता है। और जो डिफेंस मैकेनिज्म करता है, जैसे कि कॉन्ट्रेक्शन हो गया, सिक्रेशन हो गया, जैसे कि अब यहाँ दिया गया है, ये तो क्या इफेक्टर्स हो गए और ये क्या हो गई, रिस्पॉन्स हो गई, ठीक है। इसी प्रकार दिया गया फिर रिसीविंग इम्पल्स। एग्जाम्पल विड्रॉल द हैंड, मतलब हटाना हाथ को फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट, ये चीज़ यहाँ दी गई। अब यहाँ आगे हम डिस्कस करेंगे न्यूरॉन द नर्व सेल्स, इसकी बात करेंगे। न्यूरॉन्स क्या, यहाँ ये रोए, ठीक है। तो बेसिक पार्ट ऑफ द नर्व सिस्टम, मतलब जो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो कहलाती है न्यूरॉन कहलाती है। और ये इसके अंदर पार्ट्स दिए गए, उसके कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं जो मैं अभी यहाँ मैं ऊपर डिस्कस करके आया हूँ। अब इसके अंदर मैं बात करता हूँ कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, मैं ऊपर पूरी बता के आया हूँ। अब आपको बहुत इजीली ये समझ में आएगा, इसलिए मैंने पहले टर्मिनोलॉजी आपको डिस्कस की थी। तो सबसे पहले बोलते हैं इसको बॉडी, बोलते हैं सेल बॉडी। यहाँ दिया गया पूरा जो सेल है इसको बोलते हैं सेल बॉडी। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, जो यहाँ दिया गया न्यूक्लियस भी दिया गया है, न्यूक्लियस दिया गया। उसके बाद बात करता हूँ यहाँ एक्सोन। तो ये एक्सोन हो गया। एक्सोन मतलब यहाँ से जो निकलती है सेल फाइबर्स निकलते हैं, इसको बोलते हैं लंबी जो स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं, पूरे को एक्सोन कहा जाता है, ठीक है। एक्सोन हो गया एक्सोन। इसके बाद में बात करता हूँ जो मैंने ऊपर बताया था कि फैटी इस प्रकार से क्या था, फैट का एक कवरिंग पाया जाता है, उसको बोलते हैं माइलिन शीथ। और दो एक्सोन सेल्स के बीच में पाया जाता है जो गैप पाया जाता है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ये डायरेक्शन दी गई है कि इस डायरेक्शन के अंदर क्या होता है कि इसका इम्पल्स का मोमेंट होता है, सॉरी इम्पल्स का क्या होता है, ट्रांसमिशन इस प्रकार से होती है कि यहाँ डेंड्राइट से रिसीव होती है, इस प्रकार से कोई भी इम्पल्स से रिसीव होगी, फिर इसके अंदर क्या होगा, यहाँ इसके अंदर मिलेगी, मिलने के बाद इस प्रकार से इसका मोशन है। अब मैं इसके बीच में से तो गलत बना रहा हूँ क्योंकि इस प्रकार से ट्रांसमिट नहीं होगी, अभी मैंने आपको बताया था इस प्रकार से ट्रांसमिट होगी इम्पल्स, इस प्रकार से, ठीक है। फिर आगे इसमें चली जाएगी। जो आगे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम सिनेप्सिस, मैंने आपको ये पूरा डिटेल से बताया। और आगे में इसको इस पार्ट को थोड़ा जूम करके और डिटेल से पढ़ेंगे ताकि और समझ में आए। इसको बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल्स होते हैं, एक्सोन टर्मिनल्स इसके बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार ये हो गया डेंड्राइट्स, ये क्या करता है, रिसीव करता है इम्पल्स को दूसरे सिनेप्सिस पार्ट से, ठीक है। ये सारा इस प्रकार से नर्व सेल्स होती है, न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन सेल होती है। अगर डायग्राम में अगर एग्जाम में पूछे तो डायग्राम बना के जितने भी पार्ट्स दिए गए सब की डिटेल आप लिख के आ सकते हो, क्योंकि मैंने पूरी टर्मिनोलॉजी के अंदर सब बता दिया, ये भी बता दिया, सेल बॉडी बता दी, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो इसके अंदर आ गया, सेल बॉडी के अंदर सारी दोनों चीज़ें ये कर दिया, डेंड्राइट्स हो गया, सिनेप्सिस सब बता दिया मैंने, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये चीज़ दी गई, डेंड्राइट्स क्या होता है, तो रिसीव सिग्नल, सिग्नल को रिसीव करते हैं। सेल बॉडी क्या होती है, सेल बॉडी मतलब सोमा भी कह सकते हैं, सोमेटिक मतलब काय है, मतलब शरीर।
तो इस सेल का क्या होता है कि जो सॉरी इस सेल का क्या होता है कि यहाँ पर ये दिया गया है कि ये बॉडी होगी, तो इसको बोलते हैं को तो प्रोसेसिंग सिग्नल होती है कि यहाँ से कोई भी सिग्नल आया, इसके अंदर प्रोसेसिंग होगी आगे ट्रांसमिट कर दी जाएगी। तो प्रोसेसिंग सिग्नल होगी। अब एक जोन होता है सेंड सिग्नल, हवे मतलब दूर की तरफ भेजता दूसरे न्यूरॉन्स की तरफ, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब बात करता हूँ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो टर्मिनोलॉजी में सारी इसलिए लिख के आया हूँ कि एक लेक्चर के अंदर पूरी क्या हो जाए, कवर हो जाए, वरना हमें इसके 2 लेक्चर बनाने पड़ते अगर मैं हैंड रिटन लिखता तो मैं आगे बात करता हूँ कि बेस्ड ऑन फंक्शन, तो कार्य के आधार पर हम जो न्यूरॉन को तो कितने भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहला था सेंसरी, मैंने ये बता दिया, कार्य के आधार पर मैं तीनों बता चुका हूँ टर्मिनोलॉजी में। एफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं, मैं इसको समझाता हूँ आपको। कैरी इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस, मैंने बताया था अभी आपको। एग्जाम्पल हो गया कोई पेन है, कोई टच कर रहा है, या टेम्परेचर हो गया है आदि, जो सेंसेशन होते हैं इस प्रकार से। ये शायद ऐसा था ना, कट हो गया किसी का, सेंसेशन होगा। दूसरी बात करता हूँ मोटर न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन भी बोल सकते हैं। मोटर क्या होता है, सीएनएस से बॉडी पार्ट जो इफेक्ट होते हैं वहाँ तक लेके जाती है। कैरी इम्पल्स होता है फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर, जो इफेक्टर्स होते हैं उसके पास लेके जाते हैं। एग्जाम्पल मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब होता है एक इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन होता है एसोसिएशन न्यूरॉन भी कहते हैं इसको। ये नाम याद रखना, कई बार ये जो इनके दूसरे नाम है ना, ये आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि कई बार ये नाम दे देता है वो, ये नहीं देता, तो आप कन्फ्यूजन मत हो रहा इस चीज़ के अंदर कि ये क्या चीज़ आ गई इधर, ठीक है। अब बात होता है कि एसोसिएशन न्यूरॉन की बात करता हूँ। ये कहता है कॉन्टेक्ट सेंसरी न्यूरॉन एंड टू मोटर न्यूरॉन विथ सीएनएस, यही है, कनेक्ट रहती है सेंसरी जो इंटरमीडिएट न्यूरॉन होने ऊपर पड़ी, इसका तो ये नाम भी ये भी बोल सकते हैं, मिक्स भी बोल सकते हैं। तो ये नी जो ये रिफ्लेक्स आएगा, देखो रिफ्लेक्स, तो नीज रख एक रिफ्लेक्स होती है, हमने 12th क्लास के एनसीईआरटी में देखा होगा, इसके अंदर आगे हम पढ़ेंगे। तो ये रिफ्लेक्स होता है, तो उसके अंदर इस प्रकार से इंटरन्यूरॉन काम में आती है। तो अब बात करता हूँ मैं आगे, तो बात करता हूँ कि बेस ऑन स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के आधार पर पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की होती है न्यूरॉन्स। स्ट्रक्चर के आधार पर ये होगी, यूनिपोलर होगी, एक तो यूनिपोलर न्यूरॉन हो गई, एक होता है बाईपोलर हो गई, एक होता है मल्टीपोलर, एक सूडो बोलते हैं, जो एक यूनिपोलर का एक सब टाइप्स होता है, जिसमें बात करता हूँ मैं। देखो कि ये बोलते हैं कि मल्टीपोलर इसलिए बोलते हैं कि एक ये सेल बॉडी है, यहाँ से एक एक्सोन निकलेगा, और मल्टीपल होते हैं, क्या बोलेंगे, डेंड्राइट्स निकलेंगे, इसलिए मल्टीपल निकल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं इसको मल्टीपोलर। तो ये इसमें दिया गया है मल्टीपोलर का डायग्राम, डेंड्राइट्स होते हैं बहुत सारे निकलते हैं, और ये एक एक्सोन होता है, ठीक है। दूसरी बात करता हूँ यूनिपोलर। यूनिपोलर के अंदर होता है ओनली फॉर एक एक्सोन होता है, डेंड्राइट्स इसमें नहीं देखने को मिलते, इसलिए यूनिपोलर बोला है। ये एक्सोन सेल बॉडी है, आगे हो गया सिनेप्सिस, दूसरी हो गई। अब बाईपोलर होता है कि दोनों तरफ क्या होता है, एक्सोन होते हैं, इसमें सेंसरी रिसेप्टर्स हो गए, ये इस प्रकार से बाईपोलर हो गए। अब होता है सूडोपोलर। सूडोपोलर देखने में तो इस सेल बॉडी से एक अकेला ही धागा, मतलब एक अकेला ही कनेक्शन निकल रहा है, जिस प्रकार से इसमें निकल रहा था इसके अंदर यूनिपोलर में, इसी प्रकार से इसमें निकल रहा है। देखो ये भी इस प्रकार से था, एक ही निकल रहा, इसमें भी एक ही निकल, आगे 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, इसलिए इसको सूडो यूनिपोलर कहते हैं, ठीक है। ये यूनिपोलर हो गया। तो मेनली 3 टाइप होते हैं इसका, ये सूडो इसका सब टाइप है, इस प्रकार से होता था। तो अब मैं इसको थ्योरी के अंदर बताता हूँ आपको किस प्रकार से क्या है। तो अब यूनिपोलर की बात करता है कि होता है वन प्रोसेस फ्रॉम सेल बॉडी। यूनिपोलर के अंदर तो वन प्रोसेस निकलता है, मतलब एक प्रोसेस निकलता है फ्रॉम सेल बॉडी से। फंक्शन क्या होता है, इन सेंसरी न्यूरॉन्स होती है, ये सेंसरी न्यूरॉन्स होती है, मतलब किसी भी मतलब जैसे रिसेप्टर्स पे पाई जाती है, सेंस करने के लिए काम में ली जाती है, तो वहाँ पर देखने को मिलती है। इसकी बात करता हूँ बाईपोलर में तो वन एक्सोन और वन डेंड्राइट्स होते हैं। अब मैंने यहाँ बोला वन बाईपोलर में होता है, एक तो क्या हो जाएगा, एक्सोन हो गया, एक डेंड्राइट्स हो जाएगा। फाउंड इन रेटिना, ओल्फैक्टरी नर्व और इनर ईयर। ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, यहाँ एग्जाम्पल्स कई बार यहाँ दे देता है, तो आपको बोल देगा कि जो इनर ईयर होता है इसके अंदर कौन सा न्यूरॉन्स पाया जाता है। तो ऑप्शन में बाई पोलार दिया होगा, तो आपका आंसर बाई पोलार जाएगा। अगर बोल दे ओल्फैक्टरी के अंदर पूछ लिया या रेटिना के अंदर पूछ लिया, ओल्फैक्टरी जो गंध के लिए होती है, आप आपने एनसीईआरटी में पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि वो रेटिना होती है, रेटिना के अंदर क्या होता है कि जो ये रोड सेंट जो ये कौन होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि इस प्रकार से होती है, सॉरी बाईपोलर है ना, इस प्रकार से होके इस प्रकार, ठीक है। एक डेंड्राइट से क्या रिसीव करते हैं, यहाँ से सीधा का सीधा एक्सोन निकलता है, तो इस प्रकार से बहुत सारी क्या पाई जाती है रेटिना के ऊपर
ये न्यूरॉन्स पाई जाती है। न्यूरॉन्स अभी क्या करेंगे, ये वाला जो डेंड्राइट्स होता है ये क्या करती है, फोटो इफेक्टर्स को क्या करती है, रिसीव करती है, इसमें ट्रांसमिट करती है। एक तो यहाँ देखने को मिलता है। ओल फैक्ट्री के अंदर भी ऐसा होता है कि हमारे जो नेजल कैविटी है तो नेजल सेप्टम के ऊपर ये पाई जाती है इस प्रकार से, ठीक है। फिर ये सारी की सारी ऐड होगी इस प्रकार से, आपने पढ़ा होगा, डायग्राम भी देखा होगा कहीं ना कहीं, अगर अगर नहीं देखा हो तो इसके अंदर आप हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सारी की सारी क्या करती है, स्मेल को क्या करती है, रिसीव करती है। रिसीव करने के बाद आगे क्या आ जाती है, ट्रांसमिट ओल फैक्ट्री नर्व के अंदर आगे चली जाती है। ये हम देखेंगे जब जब हम नोज मतलब नाक के बारे में पढ़ेंगे पूरा। जब रेटिना आँख के अंदर पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे, और जो इनर ईयर पढ़ेंगे तो इसके अंदर बाईपोलर, तीनों के अंदर हम बाईपोलर का जिक्र करेंगे आगे। फिर बोलते हैं मल्टीपोलर। मल्टीपोलर मैंने बताया कि एक जोन है, एक तो इसमें सॉरी बॉडी है, एक जोन निकलेगा एक तो, और बहुत सारे इसमें डेंड्राइट्स निकलेंगे। वन एक जोन मेनी डेंड्राइट्स यही दिया गया। मोस्ट कॉमन टाइप, तो मोस्ट कॉमन मेनली यही पाया जाता है, फाउंड इन द मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन होती है जो हमारी जो सीएनएस से निकल के जो इफेक्टर की तरफ आती है उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। तो इसके अंदर ये मल्टीपल्स में देखने को मिलते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करता हूँ मैं फंक्शन की, कि इसमें कौन कौन से हमारा जो ब्रेन या नर्व सिस्टम होता है इसके क्या क्या फंक्शन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ के इसके फंक्शन आपको याद रखने। तो फंक्शन की बात करता हूँ तो सेंसरी फंक्शन हो गया। एक तो सेंसरी मतलब वही हो गया कि जो इफेक्टर्स या ग्लैंड हो गई या कोई भी मसल्स हो गई वहाँ से क्या कर स्टिमुलस को रिसीव करेगा और सीएनएस तक को लेकर जाता है, उसको रिसेप्टर हो गया, इस पर रिसेप्टर फंक्शन भी करता है। डिटेक्ट चेंज करता है, मैंने बोला कि कोई भी स्टिमुलस मान लो, डिटेक्ट चेंज मान लो जो स्टिमुलाई दिया गया है, फ्रॉम द इंटरनल या एक्सटर्नल हो सकता है। अब बॉडी के अंदर जैसे कि हमारी बॉडी इस प्रकार से, और ये स्टिमुलस बाहर से मिल रहा है, तो कोई बाहर भी टेम्परेचर बढ़ सकता है, गर्म चीज़ मिल सकती है, टच हो सकती है, तो इसी भी स्टिमुलस हो सकता है, पेन हो सकता है। अब अब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, ये भी एक प्रकार का स्टिमुलस है। तो ये इंटरनल है और एक्सटर्नल बड़ा अलग है। दोनों कोई भी ऐसे रिसेप्टर हो जो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि हम स्टिमुलेट मिलता है, स्टिमुलेशन मिलता है, जिसके कारण क्या होता है कि सेंसरी फंक्शन होते हैं। एग्जाम्पल हो गया पेन हो गया, एब्डोमिनल पेन हो सकता है तो इंटरनल हो गया नहीं। टेम्परेचर जो एक्सटर्नल भी हो सकता है, लाइट हो गई, बारी साउंड हो गया, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो इस प्रकार से दूसरी मैं बात करता हूँ कि इसमें हो गया। दूसरा होता है इंटीग्रेटेड फंक्शन होता है। इंटीग्रेटेड फंक्शन का मतलब होता है यहाँ इंटरप्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन मेक डिसीजन। अब मैं बात करता हूँ कि जैसे कि मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब ये इस प्रकार से कोई इंसान है, इंसान बड़ा अच्छा ही बना है, देख लो आप, एक मिनट। अब इसमें बात करता हूँ कि यार ये कोई इंसान है जिसके हाथ तो बहुत नीचे गए, ये मान लो कोई इंसान था। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले यहाँ को स्टिमुलस मिलेगा तो यहाँ से क्या होगा, सेंसरी जाएगा। ये सेंसरी में शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अब यहाँ क्या होगा, इंटरप्रेशन होगा कि यहाँ लगी कोई किसी के चोट लगी या कोई भी एक्सीडेंट हुआ तो यहाँ पेन हुआ, तो ये पेन वाले रिसिप्टर एक्टिव होंगे, यहाँ से एक इम्पल्स भेजेंगे या सिग्नल भेजेंगे कि यहाँ पेन हो रहा है। तो ब्रेन इसका क्या करेगा, इंटरप्रेशन करेगा, मतलब डिसीजन मेकिंग करेगा, कहाँ पेन हो रहा है, कैसे हुआ, किस चीज़ से हुआ, कोई भारी स्टिमुलस है या नहीं, ये सारे के सारे दिमाग के अंदर चलेंगे बहुत ही फ्यू सेकंड के अंदर। फिर एक डिसीजन तय करेगा कि क्या करना है हमें। ये बोलेगा कि हाथ हटाना है या कुछ अलग प्रोसेस करनी है, वो सारा हमें ब्रेन कोऑर्डिनेट करेगा। वो कोऑर्डिनेट करने के बाद मोटर न्यूरॉन के द्वारा वापस हमारा रिस्पॉन्स आएगा और हम उस के प्रति क्या करेंगे, एक्शन करेंगे। तो ये चीज़ें, यही चीज़ इसमें दी गई है, एक फंक्शन है हमारा नर्वस सिस्टम का। तो आप देखते हैं इंटरग्रेटेड हो गया तो इंटरप्रेट हो गया, सेंसरी जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन गई थी ना यहाँ से, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेशन करेंगे और में एक डिसीजन बनाएंगे, परफॉर्म बाय द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इससे मिलकर बना होता है। अब तीसरी बात करता हूँ मोटर। अब वो जो डिसीजन मेकिंग हो गई ब्रेन के अंदर, अब वहाँ से क्या होगी, वापस भी तो आएगी ना, कि यहाँ से गई, यहाँ ब्रेन में इंटरप्रेशन हुआ, वापस मोटार के द्वारा आएगी। तो कैरी इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर के पास आएगी, ग्लैंड्स के पास आएगी, तो प्रोड्यूस रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, सच एज मूवमेंट करवाना है, सिक्रेशन करवाना है, क्या करवाना है, किस प्रकार की कंडीशन क्रिएट हुई इसके प्रति रिस्पॉन्स, यही मोटर न्यूरॉन ही क्रिएट करवाती है। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फंक्शन। पहला तो फंक्शन यही था कि सेंसरी हो गया, इंटरप्रेट करना हो गया, और एक मोटार हो गया। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी हमारा इसी का काम है। इसमें क्या होता है कि सब टाइप्स दिए गए, मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें लिखी है। कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री एक्टिविटी हो गई, इनवॉलेंट्री एक्टिविटी भी होती है, और एक रिफ्लेक्स भी होते हैं। सारे कंट्रोल होते हैं हमारी बॉडी में, कि हम किसी में क्या होता है, वॉलेंट्री का मतलब इच्छा, हमारी इच्छा से करते हैं, कि कंट्रोल कॉन्शियस एक्शन, कोई भी कॉन्शियस एक्शन करते हैं, लाइक जैसे कि मैं चल रहा हूँ या मैं चलूँ या ना चलूँ मेरी मर्जी है, तो ये वॉलेंट्री हो गया। राइटिंग में कुछ लिख रहा हूँ, अभी जो लिख रहा हूँ या नहीं भी लिखूँ, स्पीकिंग बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ, सब मेरी इच्छा पर हो रहा है।
लेकिन कुछ होते हैं ऐसे इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि रेगुलेशन ऑटोमिक फंक्शंस होते हैं, सच एज हार्ट बीट हो गई, जैसे मैंने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बताया था, लंग्स, रेस्पिरेटरी, ये सारे के सारे। तो इसमें हार्ट बीट, ब्रीथिंग, डाइजेशन, पैरासाइकिल मूवमेंट बहुत सारे होते हैं। यहाँ तक समझ गए होंगे आप। इसके बाद मैं बात करता हूँ कि रिफ्लेक्स एक्शन की बात करता हूँ। रिफ्लेक्स एक्शन में होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, उसमें क्या होता है कि प्रोवाइड क्विक और प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स टू हार्मफुल स्टिमुलाई। अब रिफ्लेक्स होगा बहुत ही फास्ट होता है, पहली बात तो ये है, क्योंकि यहाँ क्या करना है, हमें किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना है। अगर रिफ्लेक्स फास्ट नहीं होगा, मान लो कि मैंने किसी गर्म चीज़ पे हाथ रख दिया, अगर मेरा रिफ्लेक्स बहुत ही क्या है कि स्लो है, तो पहले सिग्नल जाएगा, फिर वापस आएगा, रिफ्लेक्स मिल गया मेरे को, लेकिन वो फिर भी हाथ नहीं उठा रहा, 5 सेकंड बाद उठा रहा हूँ, तो मेरा हाथ तो पूरा जल जाएगा। इसलिए जो रिफ्लेक्स होता है ना, वो बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि उसको क्या करना है कि प्रोटेक्ट करना है हार्मफुल स्टिमुलाई से में। एग्जाम्पल ये बात, पेट्रोल हाथ डालेंगे गर्म वस्तु से। एक इसमें मेन फंक्शन ये भी था, हायर मेंटल फंक्शन भी काम करता है, मैंने ये बता दिया, कोऑर्डिनेशन वाला भी काम होता है इसमें। एक मेंटल फंक्शन भी देख काम करता है इसमें, तो कॉन्शियसनेस की बात करेंगे, मेमोरी एंड लर्निंग की बात करेंगे, इंटेलिजेंस एंड थिंकिंग की बात करेंगे। इसके अंदर आएगा, किसमें, हायर मेंटल स्टेटस के अंदर देखने को मिलेंगे। तो मेंटेनेंस, अवेयरनेस और अलर्टनेस को मेंटेनेट करता है, वो कॉन्शियसनेस कहलाता है। मेमोरी एंड लर्निंग की बात करता हूँ, इसमें क्या करता है, स्टोर करता है और रिकॉल करवाता है हमारी इन्फॉर्मेशन को। कि मान लो कि हम कोई चीज़ याद कर रहे हैं, तो उसको रिकॉल करवाने के लिए हमारे में इसमें मेमोरी होती है। लर्निंग, जो थिंकिंग लर्निंग है, हुई है स्टोर करना कोई चीज़ को, आदि इसी के अंदर आता है, मेमोरी में ही आता है सारा। कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन और रिकॉल कर रहे हैं, ये सारी की सारी जो एक्टिविटी हो रही है नर्वस सिस्टम के द्वारा हो रही है। जैसे कि मान लो मैं बैठा हूँ, कि बैठे बैठे मेरे दिमाग में चल रहा है कि इस सर ने ये पढ़ाया है, ऐसे ऐसे पढ़ाया है, तो मैं रिकॉल कर रहा हूँ ना, ये मेरा नर्वस सिस्टम रिकॉल करवा रहा है। कोई चीज़ मुझे याद आ गई कि ये चीज़ ऐसी थी, मैंने 10 दिन पहले बात की थी, तो वो मेरी स्टोर फॉर्म में पड़ी थी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में थी, नर्वस सिस्टम ने उसको एक्टिव किया। तो आई थिंक इसी का काम है। इंटेलिजेंस एंड थिंकिंग की बात करता हूँ, तो हेल्प इन रीजनिंग हो गया, कोई भी जजमेंट हो गए, डिसीजन मेकिंग हो गई, सारे के सारे हमारा नर्वस सिस्टम काम करेगा। अब आगे बात करता हूँ मैं होम्योस्टेसिस फंक्शन। अब हमारी बॉडी के अंदर बैलेंस भी तो बनाएगा ना, तो इसका मेन रोल होता है मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। अब ये क्या करता है, मेंटेन करता है, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। अगर हमारे पास हाइपोथैलेमस नहीं होता, तो टेम्परेचर हमारा कोई मेंटेन नहीं कर पाता। बीपी, फ्लूइड बैलेंस हो गया, पोस्चर हो गया, हम खड़े हैं, ईयर हो गया, ईयर के कारण पोर्शन बैलेंस हो रहा है, तो इसमें भी कोई टेम्पोरल लोब है नर्वस सिस्टम का, वो इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो आई थिंक पूरा का पूरा ब्रेन एक इस प्रकार का हमारा ह्यूमन में एक सीपीयू होता है, कि इसके बिना कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारे के सारे काम करता है। जैसे में इसमें इमोशनल हो गया, इमोशनल कॉन्ट्रैक्शन भी करवाता है, सॉरी कंट्रोल। इसमें क्या होता है कि ये कंट्रोल इमोशनल, लाइक फियर हो गया, एंगर हो गया, हैप्पीनेस हो गया, जैसे लिम्बिक सिस्टम की बात करता हूँ, ये सारे के सारे इसमें इमोशनल इसमें हो गए। अब मैंने जितनी भी ऊपर बात की है, ये वन लाइन एग्जाम फ्लो चार्ट में बना सकते हैं, कि सेंसरी इनपुट आएगा, ये सेंसरी इनपुट आगे जाएगा, इंटीग्रेशन होगा, फिर मोटर न्यूरॉन के द्वारा आगे जाएगा, तो इस प्रकार से इसका मूवमेंट होगा। अब जैसे मैं कोई चीज़ डायग्राम बनाता हूँ, कि ये क्या है, स्टिमुलस है, यहाँ से ये मतलब हमारा इफेक्टर ऑर्गन है, ये हमारा ब्रेन है, फिर हमारा इफेक्टर ऑर्गन है, फिर स्टिमुलस। इस प्रकार से स्टिमुलस तो हम आगे ले सकते हैं। अगर इसमें अब क्या होगा कि देखो, सबसे पहले कोई स्टिमुलस आएगा, जैसे टेम्परेचर आया, कि हॉट इन्वायरमेंट है, ये हमारी स्किन को मिला, इफेक्टर हो गया, मान लो स्किन को मिला, स्किन यहाँ से क्या होगा, सेंसरी न्यूरॉन जाएंगी ब्रेन के पास, यहाँ क्या होगा, इंटरप्रेशन होगा, इंटरप्रेटेड होगा, डिसीजन मेकिंग है, मोटर न्यूरॉन इसको वापस इफेक्टर के पास आएगी, मतलब हमारी स्किन के पास आएगी, तो इस स्टिमुलस के प्रति क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा। तो इस प्रकार से एक साइकिल चलता है, तो इसी में सेंसरी, इंटरप्रेटेड और इस मोटर न्यूरॉन के द्वारा। तो आई थिंक ये हमारा इंट्रोडक्शन था, आपको समझ में आया होगा। और आज थोड़ी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए बोलने में दिक्कत हो रही थी, तो कोई दिक्कत मतलब कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप एक बार कमेंट करना, मैं आपको फिर से बता दूंगा। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और बने रहिए। अब हम नर्वस सिस्टम को मतलब कंटिन्यू करेंगे, एक दिन भी स्पीक नहीं करेंगे। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।